देखिए, समाज का जो अध्याय या प्रकरण है अपने ये संस्कृत भाषा की देन है। और न केवल समाज, अपने करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि हिंदी की जो व्याकरण है वो अधिकांश संस्कृत का ही योगदान है। संस्कृत का ही जो जुकातियों अनुसरण है वो इसमें किया गया है। आपकी संधि और समास में एक समानता कह सकते हैं कि दोनों में जोड़ने का कार्य होता है। जो संधि में तो वर्णों का जोड़ होता है और आपके समास में होता है शब्दों का जोड़। और ये जो समास शब्द है इसका आपके अर्थ होता है संक्षेप, संक्षिप्त या छोटा रूप। मतलब बड़ा कोई भी जो वाक्य है उसको संक्षिप्त रूप में, उसको छोटे रूप में, उसको कम शब्दों के रूप में लिखने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हिंदी भाषा में समास का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस, ये शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। पहले संक्षेप, संक्षिप्त या छोटा रूप हम इसका लेंगे। कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा संक्षेप, कहीं पर इसके लिए ये शब्द मिलेगा संक्षिप्त, और कहीं पर ये शब्द मिलेगा छोटा रूप। मतलब एक ही है इसका, इसका अर्थ एक ही होता है कि संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति अपनाने के लिए हिंदी में समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है वाक्यांश। अब वाक्यांश इसलिए काम में लिया जाता है कि कोई भी जो बड़ा वाक्य है उसको एक शब्द के माध्यम से लिखना होता है। ठीक वैसे ही जो समास है ये भी संक्षिप्त रूप में, कम शब्दों में या एक शब्द में अधिक शब्दों को लिखने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि यह समास किनसे मिलकर बना है। तो इसमें लेंगे समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, आस। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये धन के चिन्ह से पहले कहीं पर भी अगर आपके हलंत आता है, व्यंजन अपने मूल रूप में आता है, तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है, चाहे वो किसी भी नियम के अनुसार आए। ये स्थिति आपको व्यंजन संधि में देखने को मिलती है, धन के चिन्ह से पहले वाला वर्ण आधा या उसके हलंत लगा हुआ रहे। अब यहां पर इसका थोड़ा सा अर्थ भिन्न हो जाता है जो हमने ऊपर लिखा है। दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हम समझेंगे। देखिए, सम का अर्थ होता है पास या फिर निकट, और या फिर कई जगह आप ये भी पढ़ोगे मतलब एक ही है, करीब। आस का अर्थ होता है मिलाना, मिलाना या फिर बैठाना। किनको मिलाना? शब्दों को पास में मिलाना, शब्दों को करीब मिलाना, शब्दों को एक जगह करना, ये इसका अर्थ होता है। फिर हम बात करते हैं कि समास जो है इसकी परिभाषा क्या है। ये तो बात हुई थी समास शब्द का अर्थ, फिर बात हुई कि ये किनसे मिलकर बना है, फिर बात हुई है कि अलग अलग उनका क्या अर्थ होता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, संयोग को, जोड़ को, योग को समास कहते हैं।
आपको पहले बताया था कि अपने अधिकांश जो समास है उनमें दो ही पद बनते हैं, और पद का अर्थ होता है समास में शब्द। पद का अर्थ क्या होता है? शब्द। जो भी सार्थक शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं अपनी हिंदी में। लेकिन आपके द्वंद्व के कुछ उदाहरण तीन पद के भी बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कंद मूल फल, तीन पद आ रहे हैं कौन से समास में? द्वंद्व समास में। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन पद आ रहे द्वंद्व समास में। फिर तन मन धन, वही तीन पद द्वंद्व में। राम लक्ष्मण सीता, और वही तीन पद आपके द्वंद्व में। और एक समास अपने ऐसा है जिसका तो निर्धारण ही तीसरे पद से ही होता है, और वो समास है आपका बहुव्रीहि। इसलिए इसकी परिभाषा में ये बताते हैं कि दो या दो से अधिक, बाकी पहले की अगर हम बात करेंगे अव्ययी भाव में दो ही पद आते हैं, तत्पुरुष में भी करीब करीब दो ही पद होते हैं, क्रमधार्य में भी और दिग्गु में भी। तीन की शुरुआत एक तो द्वंद्व में होती है थोड़ी बहुत, और बहुव्रीहि में तो निश्चित रूप से तीसरा पद होता है, क्योंकि तीसरे पद से ही पता चलता है कि उसमें बहुव्रीहि समास है या नहीं है। अब अपने समास में बताने के ज्यादातर दो पद आते हैं, तो इन दो पद के लिए कहीं आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलता है प्रथम पद, कहीं इसके लिए ये शब्द लिखा हुआ मिलता है पहला पद, और कहीं इसके लिए लिखा हुआ मिलता है आपको पूर्व पद। मतलब एक ही है, चाहे प्रथम शब्द आए, पहला शब्द आए या पूर्व शब्द आए, क्योंकि पूर्व का मतलब भी पहले ही होता है। ये बताया था ना कि ये तो तत्सम रूप में प्रथम होता है, और तद्भव के रूप में उसको लेते हैं पहला। और दूसरे के लिए एक तो मिलता है दूसरा पद, कहीं पर इसके लिए मिलेगा आपको द्वितीय पद, और कहीं पर आपको इसके लिए मिलेगा उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, उत्तर का मतलब बाद वाला। और एक उत्तर का मतलब प्रश्न के संदर्भ में होता है जवाब, और एक उत्तर एक दिशा के लिए भी प्रचलित है। अब इसमें अपने दो बातें आती है, एक तो समस्त या सामासिक पद, और एक आता है समास विग्रह। समस्त या फिर सामासिक पद, ये कहते हैं समास से जो बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें समस्त या सामासिक पद कहते हैं। मतलब समास युक्त जो शब्द है, समास से निर्मित जो शब्द है, समास से बने हुए जो शब्द है, उनको कहा जाता है समस्त पद या सामासिक पद। समास युक्त शब्दों को समस्त या सामासिक पद कहते हैं। तो नया है वो लिखते जाना। फिर एक होता है समास विग्रह, जब समास से बने हुए शब्दों को अलग अलग करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं, तो वो कहलाता है आपका समास विग्रह। समास
विग्रह। इससे कहेंगे कि समस्त पद को अलग अलग करना, समस्त पद के टुकड़े करना, समस्त पद को भिन्न भिन्न करना, उसको कहते हैं समास विग्रह। अब बात करेंगे कि अपने हिंदी में समास के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं समास के प्रमुख। इसमें बताना है 6 भेद होते हैं। नंबर 1 की अवयवी भाव समास। दूसरे भेद या प्रकार का नाम है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद माना जाता है क्रमधारीय समास। चौथा है आपका दिग्गु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। अब कई बार इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनकी परिभाषा से संबंधित भी आते हैं। तो ये एक समास है अपने अवयवी भाव जिसका पहला पद प्रधान होता है। 6 में से केवल एक ही है जिसका पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद क्या होता है? प्रधान। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, महत्वपूर्ण या उन दोनों में से जिसका स्थान पहले नंबर पर है। तो पहला पद प्रधान होता है। और पहला पद प्रधान होता है तो दूसरी बात यह भी ध्यान में रखनी है कि किस समास का दूसरा पद गौण होता है। उसमें भी केवल एक ही आएगा आपका अवयवी भाव समास। और गौण के लिए दूसरा शब्द प्रचलित है महत्वहीन, तुच्छ या जिसका वजूद वहां कम हो। फिर इन तीन में एक समानता होती है आपके, किस किस में? और दिग्गु में। तत्पुरुष, क्रमधारी और दिग्गु में एक समानता क्या होती है कि इन तीनों का ही दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, क्रमधारीय और दिग्गु। और किस समास का पहला पद गौण होता है? उसमें भी 3 नाम रहेंगे, तत्पुरुष, क्रमधारीय और दिग्गु। ठीक है। फिर बात करेंगे अपने इसमें हम द्वंद्व की। तो द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान, बराबर या समान होते हैं, या कोई भी पद इसमें गौण नहीं होता है। किसमें? द्वंद्व में। तो क्या हो जाएंगे? दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। और दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, वो है आपका बहुव्रीहि समास।
दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इसमें किसी तीसरे पद की कल्पना करते हैं और वही तीसरा पद क्या होता है, इसका प्रधान या मुख्य होता है। तीसरा पद प्रधान होता है। किसमें होता है तीसरा पद प्रधान? बहुव्रीहि समास में। दूसरा पद तीनों में तत्पुरुष, क्रमधारी और दिग्गुतक। तो कई बार ऐसा परिभाषा में पूछा जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि अपने जो आपने लिखा था कि समस्त या सामासिक पद और समास विग्रह, प्रत्येक का जैसे एक एक उदाहरण लेकर देखेंगे कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह किस तरीके से किया जाता है। पहला हम ले लेंगे जैसे अवयवी भाव का, और शब्द है अपना प्रतिहिंसा। प्रत्येक का एक एक उदाहरण समझना है अपने को। इसको तो बोलेंगे अपने क्या, समस्त या फिर सामासिक पद। और जब हम इसके टुकड़े करेंगे अलग अलग, तो वो कहलाता है आपके समास विग्रह। और फिर इधर ले लेंगे समास का नाम। समास का नाम, पहला शब्द है प्रतिहिंसा, और प्रति आ गया इसमें उपसर्ग या अव्यय, और ये माना जाता है अवयवी भाव में। और समास विग्रह होता है हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। और समास हो गया आपका इसमें अवयवी भाव। अवयवी भाव समास का पहला पद अवयव होता है, और अवयवी नहीं समझो तो उपसर्ग होता है, तो वहां पर आपका अवयवी भाव समास पाया जाता है। केवल कुछ उपसर्ग को छोड़कर, एक तो ए और अन को छोड़कर, क्योंकि उनमें आपके नन तत्पुरुष पाया जाता है, और नन तत्पुरुष अगर नहीं आता है तो उनमें भी क्या मानते हैं, अवयवी भाव भी। और कुछ अपने क्रमधार्य में भी आते हैं, जैसे सत और सद उपसर्ग वाले, क्योंकि उनमें विशेषण और विशेष्य वाले पद बनते हैं, विशेषता बताते। इस कारण से कुछ उदाहरण हम बता सकते हैं कि उपसर्ग वाले आपके क्रमधार्य में भी पाए जाते हैं। बाकी अधिकांश उपसर्ग वाले उदाहरण किस में पाए जाते हैं, अवयवी भाव में। दूसरा ले लेंगे हम तत्पुरुष का उदाहरण। शब्द है आपका पुरुषोत्तम। देखो इसमें भी आपके दो समास बनते, नंबर एक तत्पुरुष है और दूसरा क्रमधार्य है। तत्पुरुष में तो इसका समास विग्रह हो जाता है पुरुषों में उत्तम, और आपके क्रमधार्य में इसका समास विग्रह होता है पुरुषों में है जो उत्तम। उत्तम कौन सा समास हुआ, में विभक्ति चिन्ह आया है। तत्पुरुष के 6 भेद होते, अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। अधिकरण तत्पुरुष समास। और सीधी सी बात करें तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। क्योंकि कारक के आधार पे आपके कम ही पूछे, ज्यादातर सीधा सा नाम ही पूछते, लेकिन अपने को पता होना जरूरी है इनमें। फिर अगला शब्द ले लेंगे हम तीसरा, क्रमधार्य का। विशेषता बताने वाला शब्द कोई सा भी, जैसे शब्द लेंगे हम काली
मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ये तो समास विग्रह हो गया, और समास है आपका इसमें क्रमधारीय, क्योंकि एक पद दूसरे की विशेषता बता रहा है। तो एक विशेषण है और एक है विशेष्य। समास हो जाएगा आपका क्रमधारीय समास। फिर हम दिग्गु का उदाहरण लेंगे, जिसका पहला पद होता है संख्यावाची। वो शब्द लिया है हमने चौराहा, चौराहा। समास विग्रह होगा चार राहों का समूह है या समाहार, चार राहों का समूह है। या कई जगह इसमें समाहार शब्द भी प्रयुक्त होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। और समास का नाम हो गया आपके दिग्गु समास। फिर अगला उदाहरण लेंगे अपने द्वंद्व समास का। शब्द लिया है हमने धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। या फिर यह शब्द काम में आएगा, ये विकल्पक द्वंद्व का उदाहरण बन रहा है कि जहां पर धर्म होता है वहां अधर्म नहीं होता है, जहां अधर्म होता है वहां धर्म नहीं होता है। क्या हो जाएगा? धर्म या अधर्म। और मान लो अगर आपने इसका विग्रह और लगाकर कर दिया तो भी सही है। और से क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म। और समास का नाम हो गया आपका इसमें द्वंद्व समास। क्या हो गया? द्वंद्व समास। फिर अंतिम लेंगे अपने बहुब्रीहि समास का छठा शब्द है अपना पंचानन। ये भी संधि के अनुसार है, दीर्घ संधि पंच प्लस आनन। पंच का अर्थ है पांच, आनन का अर्थ होता है मुख। एक संधि इसमें भी बनती है, गुण संधि। संधि विच्छेद होगा पुरुषोत्तम का, पुरुष प्लस उत्तम। अब इसका समास विग्रह होगा पांच है आनंद जिसके वह। क्या होगा? शिव। पांच है आनंद जिसके वह। तीसरा पद क्या आया इसमें? शिवजी। और समास का नाम हो गया आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये जो समास से बने हुए जो शब्द है इनको तो बोलते हैं क्या? समष्टि या सामासिक पद। और जब हम उनके अलग अलग टुकड़े करते हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। और अब इनमें जो प्रश्न आपके समास में पूछे जाते हैं किस किस तरीके से आता है वो समझना है। नंबर एक, परिभाषा का प्रश्न। सबसे पहली बात, 6 में से किसी भी समास से संबंधित परिभाषा का प्रश्न पूछा जा सकता है। वो और परिभाषा का, जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया कि एक प्रश्न में से 5-6 तरीके का प्रश्न बनता है और हर तरीके से उसका उत्तर अपने पास होना चाहिए अगर परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो। दूसरा प्रश्न इनमें पूछा जाता है समास का नाम, और वो नाम कई बार वर्ग के रूप में भी पूछ लेते। एक एक विकल्प में 2-2, 4-4 शब्द दे देते हैं। ठीक है ना? तो कईयों में क्या होता है कि जैसे 3 में तो वह समास है, एक अलग का दे देंगे आपको भ्रमित करने के लिए। और तीसरा तरीका प्रश्न पूछने का ये होता है
कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब उसका समास विग्रह भी पूछा जा सकता है कई बार। तो हर तरीके से अपने को तैयार रहना है, चाहे प्रश्न इसमें से किसी भी तरीके का बने। दूसरा, संधि और समास वाले दोनों जो बिंदु है अपने काफी महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि इनमें से दो दो प्रश्न आते हैं अपने, बाकी जो बचे 11 बिंदु प्रत्येक में से एक एक प्रश्न आता है। और तीसरा, अपने को इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि इनमें रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर समझने का ही है। अगर पिछली कक्षा में इनके बारे में जो पढ़ाया था, करीब करीब अगर जिन्होंने ध्यान से सुन लिया, ध्यान लगाकर पूरा सीखने की कोशिश की है, तो शायद करीब करीब ये मान लो कि आपका समास का जो बिंदु है प्रत्येक विद्यार्थी का तैयार हो चुका है। बोलिए हाँ या ना। मतलब हर चीज कहीं कुछ ऐसा रखा नहीं था कि उसमें से समझाने की आपको बताई नहीं हो। किस किस तरीके से प्रश्न उनमें से बन सकते हैं और किस तरीके से उनको अपने को जानना है, समझना है, कैसे कैसे शब्द और उदाहरण उसमें पूछे जाते हैं, हर प्रकार का मैंने आपको बता दिया था, कहीं कुछ नहीं रहा था। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संधि से भी ज्यादा, क्योंकि संधि तो अपनी भी आधी हुई एक तरीके से, संधि से भी ज्यादा समय हमने इस समास प्रकरण को दिया था। और वो इसीलिए जैसे शुरू में दो जो चैप्टर है अपने काफी महत्वपूर्ण है और पूरा समझने का है। और ये चाहते हैं कि ये दोनों में से जो दो दो प्रश्न बनते हैं वो तो प्रत्येक की परीक्षार्थी के बिल्कुल सही हो। और वो सही तभी हो पाता है जब हमने हर बात को ढंग से समझ रखा है। आप इतने परिपूर्ण हो जाओ कि शब्द देखते ही उसका उत्तर बता दो, तब तो आपका पढ़ना सार्थक है। अन्यथा किसी भी बुक में से पढ़ो वही स्थिति फिर यहां रहेगी, तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इस वाले बोर्ड से उस पर अपना थोड़ा ठीक रहता था, सिस्टम भी बड़ा भी रहता था लिखने का। ये स्पीड इसमें तो आधी हो जाती है, धीरे धीरे लिखते, और समझाने का भी जो तरीका इससे थोड़ा बेस्ट इसलिए कह सकते हैं कि वो बोर्ड भी इससे काफी बड़ा रहता है, अपने काफी कुछ चीज उस पर लिखी जा सकती है। तो इनमें तीन बातें आपको सीखनी है। एक तो परिभाषा चाहे कैसे भी पूछे, एक आपको सीखना है ये वाले शब्द, सामासिक शब्द या पद, कि कौन सा शब्द कौन से समास का है। और तीसरी बात आपको इनमें जाननी है कि किस शब्द का विग्रह क्या होता है, किस शब्द के टुकड़े किस तरीके से किए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे पूछ ही लेते हैं अपने समास विग्रह वाले। जैसे एक शब्द है कन्यादान, जो तत्पुरुष का उदाहरण है, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया भी था कि ज्यादातर हम कन्या के लिए दान उसका करते हैं, और ऐसा समास विग्रह बिल्कुल सटीक भी बैठता है, लेकिन वो क्या है, गलत है। वो होगा कन्या का दान, और संबंध बनेगा तत्पुरुष वाला, क्योंकि उसमें क्या आ गया, संबंध तत्पुरुष समास आ गया है। तो इन पर भी अपने को ध्यान रखना है कि केवल शब्द नहीं, उनके टुकड़े किस तरीके से किए जाते हैं, ये बात भी समझना जरूरी है। तो ये 6 अपने समास है, और किसी में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से, हर तरीके से। मतलब अपने को 0 से लेकर 100% तक की बातें उसमें जाननी है। चाहे हम संधि पढ़े, समास पढ़े, उपसर्ग पढ़े, प्रत्यय पढ़े, ये 4 ही तो अपने ज्यादा समझने के हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ाएंगे ना, तो ये मान लो पढ़ाएंगे तो भी वही लिखने का ही होता है उसमें। मैंने जैसे आपको किसी पर्याय के शब्द लिखवा दिए 8, और उन 8 के अलावा कोई अन्य शब्द आ गया, तो वो 8 क्या रहे, बेकार रहे। लेकिन ये चीजें ऐसी है, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, कि आपने उदाहरण अगर किसी समास में से 10 भी लिख लिए और उसको ढंग से समझ लिया, तो फिर चाहे उसमें से 50 उदाहरण क्यों ना बने, आप देखते ही बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास होगा और किस तरीके से उसकी पहचान आपको करनी है। ये बात सीखने की होती है। दूसरा, हमें कोई सा भी समास है किसी भी क्रम से पढ़े वो मायने नहीं रखता है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने जो समास पढ़ लिया उसमें क्या बात सीखी, वो चीज मायने रखती है। अब जैसे हमने 1 नंबर पे लिया था पहला अपने अवयवी
भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव। अब इसकी परिभाषा आप पढ़ोगे कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, और दूसरा पद संज्ञा, सर्वनाम या अन्य कुछ भी हो, तो उससे कहते हैं अवयवी भाव समास। तो सबसे पहले तो अपने को इसमें यह जानना है कि यह अव्यय क्या होता है। आपके हिंदी में दो प्रकार के पद होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। और पद का सीधा सा अर्थ होता है आपके शब्द। जो भी अर्थ सहित कोई शब्द है, एक शब्द में बोले तो सार्थक शब्द जो होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। और ये पद हिंदी में दो प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1 पे आप पढ़ते हो जैसे विकारी पद, और नंबर 2 पर आप पढ़ते हो ए लग जाता है इसके, ए विकारी पद। तो ये जो 2 नंबर पर लिखा हुआ है ए विकारी पद, इनका ही दूसरा या अन्य नाम होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय। और इस अव्यय शब्द से ही आपका शब्द बना है अवयवी, क्योंकि ए तो लग गया, देखो इसमें उपसर्ग, ठीक है, और वे हो गया आपका मूल शब्द, और ई लग गया इसमें प्रत्यय। तो यहां पर ये जो ए है, न केवल यहां पर ए शब्द कहीं भी आए तो नेगेटिव बात ये बताएगा, नकारात्मक बात करेगा। तो इस ए का अर्थ कहीं पर भी हो, इसका अर्थ होता है आपके नए या फिर नहीं। मतलब ये कमी की बात करता है, अभाव की बात करता है, या नकारात्मक बात करता है। फिर हम पहुंचेंगे वे पर। वे का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। अब इससे अगर हम देखेंगे अव्यय शब्द, तो हो जाएगा न खर्च होने वाला, या जो खर्च न हो। अब खर्च नहीं होने का मतलब रुपया पैसा धन दौलत तो है नहीं। यहां पर खर्च नहीं होने का तात्पर्य यह है कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सके, जिन शब्दों के वो टुकड़े करेंगे तो जो जिस संदर्भ में लिखा हुआ है उस संदर्भ में उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम इन पर आएंगे वापस, विकारी पद और अविकारी पद। देखो हिंदी में विकारी पद उनको कहते हैं, पदकार तो समझ ही गए क्या होगा? शब्द होगा। अब विकारी पद उन्हें कहते हैं जिनमें या जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक इनके आधार पर कोई विकार न हो। और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। लिंग वचन काल कारक इनके आधार पर जिनमें विकार होता है वो तो कहलाते हैं आपका विकारी पद। और जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं आपके अविकारी पद या फिर अव्यय। तो वे नहीं होने का मतलब क्या है यहां पर? कि जो लिंग वचन काल कारक इनके आधार पर जिसका रूप नहीं बदले, जो बिल्कुल भी परिवर्तित न हो, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहे, तो उनको हम हिंदी में कहते हैं अविकारी पद या फिर अव्यय कहते हैं।
अब आपको इस अवयवी भाव में कई बार परिभाषा से संबंधित प्रश्न ऐसे भी मिल सकता है कि कौन सा समास है जिसमें अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है। कौन सा समास है जिसमें अविकारी शब्दों का प्रयोग होता है, पदों का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा है? अवयवी भाव। क्योंकि अवयव का ही दूसरा नाम क्या होता है? अविकारी होता है। तीसरी बात क्या समझनी है इसमें कि पद की प्रधानता की बात। तो प्रधानता में भी बताया कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद। और गौण कौन सा होगा? दूसरा पद, द्वितीय पद या उत्तर पद। फिर आपसे ये पूछे कि कौन सा पद महत्वपूर्ण होता है अवयवी भाव में? पहला। देखो, जो प्रधान होता है उसको मुख्य भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, और मूलाधार भी कह सकते हैं। मूलाधार मतलब मूल आधार। और जो गौण होता है उसके लिए गौण शब्द भी आ सकता है, महत्वहीन शब्द भी आ सकता है, या कई जगह उसके लिए प्रयुक्त करते हैं तुच्छ शब्द। तुच्छ का मतलब जिसका महत्व ना हो। अब ये जो विकारी पद है, समझने के लिए आपको बता देते हैं कि इनके आपके भेद होते हैं 4। किनके? विकारी पदों के कितने भेद होते हैं? 4। पहला जो भेद होता है इसका, उसको नाम देते हैं संज्ञा। किसका भेद है? विकारी पदों का। दूसरा इसका जो भेद होता है उसको नाम देते हैं सर्वनाम। तीसरा जो भेद होता है वो होता है आपके विशेषण। किसका प्रकार होता है? विकारी पदों का। और चौथा जो भेद होता है वो होता है आपके क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो कौन से पद है? विकारी पद। फिर बात करते हैं अविकारी पदों की। तो अविकारी पदों के भी 4 भेद होते हैं। पहले तो इनकी परिभाषा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक इनके आधार पर कोई विकार न हो। विकार का अर्थ क्या होगा? परिवर्तन। तो उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी या फिर अव्यय। तो किसके आधार पे खर्च नहीं होते? लिंग, वचन, काल, कारक इनके आधार पे अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है अविकारी या फिर अव्यय। अब इनके भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है अव्यय के 4 भेदों में पहला क्रिया विशेषण, मतलब जो किसी क्रिया की विशेषता बताए। और दूसरा होता है इसमें संबंध बोधक। संबंध बोधक। और ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, और ये संबंध बोधक अव्यय। तीसरा हो गया आपका इसमें समुच्चय बोधक अव्यय। अब आपको एक बात बताइए कि इसमें परिभाषा में यह पूछा जाता है कि किसमें अविकारी शब्द काम में आते हैं? अवयवी भाव। अब उससे भी अगर बारीकी में जाए तो परिभाषा में इनसे संबंधित बात भी पूछी जा सकती है। प्रश्न क्या आएगा कि किस समास में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है? अव्यय शब्द दे दे तो तुरंत पहचान जाओगे आप, क्योंकि अव्यय से तो पहचान हो जाएगी कौन सा समास हुआ? अवयवी भाव। लेकिन अव्यय उसने हटा दिया, क्या दे दिया? क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। किसमें होगा? अवयवी भाव में। किस समास में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग होता है? इसमें होगा
अव्ययी भाव में। किस समास में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है वही क्या होगा, अव्ययी भाव। और किस समास में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप अपने शब्द काम में लेते हो दो दो प्रकार वाले, जिनको आवर्ती वाले शब्द भी कहते हैं, दो रूप वाले जो शब्द है ना समान शब्द, जिनको पुनरुक्त भी कहते हैं, द्विरुक्त भी कहते हैं। जैसे शब्द आ गए आपके ये धीरे धीरे, क्या गया। अब समास का नाम तो पूछेंगे कौन सा है, अव्ययी भाव। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही शब्द की आवर्ती हो रही है। तो किसी भी समान शब्द की अगर आवर्ती दो बार होती है, जिनको पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं, द्विरुक्त शब्द भी कहते हैं, वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन आपको यहां समझना है ये वाला रूप है, इसमें कौन सा रूप है, क्रिया विशेषण। मतलब जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना तो क्या हो गई, क्रिया। और उस क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, धीरे धीरे। अब यहां से अपने इसमें से ये शब्द निकलकर कौन से समास में आ गया, अव्ययी भाव में। फिर इसमें ले लेंगे आगे, जैसे उदाहरण ले लेंगे हम, क्योंकि एक बार शब्द आएगा तो होगा नहीं इसमें अव्ययी भाव। दो शब्द हमने लिए हैं इसमें। उदाहरण क्या होगा इसका, कि विद्यालय के आगे बगीचा है। कौन सा अव्यय है अपने इसमें, आगे। और कौन सा अव्यय हुआ, संबंध बोधक, क्योंकि ये संबंध बता रहा है कि विद्यालय की कौन सी जगह, बगीचा है। ठीक है। फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में यह होता है कि जहां किसी झुंड की या समूह की बात होती है ना, तो वहां पर आपका समुच्चय बोधक अव्यय पाया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण और सीता जंगल में गए, राम लक्ष्मण और सीता जंगल में गए, कौन सा शब्द आया इसमें, ये और शब्द आया है। और कोई मैंने दो बार लिख दिया तो क्या बन गया, ये दो बार कोई सा भी शब्द आ गया तो क्या बन गया, अव्ययी भाव समास। फिर विस्मयादि बोधक, जहां कोई आश्चर्यजनक बात बताई जाती है ना, अचंभित, वहां पर यह चिन्ह पाया जाता है इसमें ज्यादातर, ये वाला इसे। और इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। मतलब जहां कोई अचंभित, आश्चर्यजनक या विचित्र बात बताई जाती है, वहां पर इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य से हम समझे कि अरे, और अरे से आगे क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उस बालक को बचाओ, अरे उस बालक को बचाओ। अब आपसे पूछ लिया, इस अरे शब्द में ही पूछ लिया कि कौन सा समास है। कई बार वाक्य के अनुसार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या बात बता रहा है ये आश्चर्यजनक, विस्मय की, अचंभित करने वाली बात बता रहा है। कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव। और कई जगह जैसे मान लो कितनी शब्दों के बीच में, जैसे ये शब्द काम में आए, ही कहीं पर आए, भी कहीं दो के बीच में आए, या कहीं आए आ। जैसे शब्द लिखकर हम बात करें तो हमने जैसे शब्द ले लिया भागम भाग। अब आपको ये ध्यान में है कि कोई भी शब्द दो बार आता है, समान शब्द, तो कौन सा समास होता है, लेकिन इनके बीच में एक अव्यय है, और वो अव्यय कौन सा है इसमें, मैं। तो ऐसे शब्द भी अगर कहीं पर आते हैं तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास पाया जाता है। जैसे अन्य शब्द ले लिया हमने, अब ये भी शब्द दो बार आ रहा है, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक अव्यय है, कौन सा, ओ। तो वहां पर भी कौन सा समास होता है। अब आपको यह समझना है कि ये किस रूप में है, ये दोनों है अव्यय के रूप में। और ये भी नहीं समझो
तो ये समझना है कि कोई भी समान शब्द दो बार आ जाए, चाहे उनके बीच में कोई सा भी अन्य शब्द क्यों न हो, वहां पर भी आपका समास पाया जाता है अवयवी भाव समास। अब इसके बारे में कल इसके अलग अलग 3 रूप के जो उदाहरण बनते हैं ना अपने, पहला तो कौन सा, अव्यय या उपसर्ग वाला, दूसरा आवर्ती वाला, और तीसरा बनता है जिसमें दूसरा पद भी अव्यय पाया जाता है, उनके बारे में बताएंगे।